हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम यूटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 से, तो दोस्तों यूटेट का पेपर फर्स्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 के पेपर से साथियों आज हम बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान के 30 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों प्रश्न को शुरू करने से पहले आप सभी एक कॉफ़ी और पेन ले सकते हैं और उसमें 1 से 30 तक क्या करेंगे साथियों, नंबरिंग करेंगे। कि जैसा मान लो हम प्रश्न नंबर 1 कर रहे हैं और प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आपका सही हो जाता है तो आप इस प्रकार से सही के निशान लगाते जाएंगे। तो दोस्तों इससे आपको फ़ायदा ये होगा, या ऐसा करने से फ़ायदा आपको ये होगा कि क्लास के अंत में आप पाएंगे कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और ऐसा करने से साथियों आप अपने स्वयं की तैयारी का स्वयं से मूल्यांकन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा ही नहीं उम्मीद भी करता हूं कि आप सभी एक कॉफ़ी और पेन ले लेंगे और उसमें 1 से 30 तक नंबरिंग करेंगे और फिर सही प्रश्न के आगे इस प्रकार से टिक लगाते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के लिए पहला प्रश्न। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 है कि किसने व्यक्तित्व के सिद्धांत में अनन्यता संकट की बात कही है। हमें ऑप्शन ए दिया गया है अल्फ्रेड एडलर, और बी है साथियों सिगमंड फ्राइड, और सी है एरिक एरिक्सन, और डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एरिक एरिक्सन। तो दोस्तों एरिक एरिक्सन किसके व्यक्तित्व सिद्धांत के अनन्यता संकट की बात कही है। तो किसने कही है, एरिक एरिक्सन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। तो साथियों प्रश्न है आत्म का तात्पर्य है। हमें ऑप्शन दिया गया है व्यक्तित्व के उन गुणों से है जो उसे अन्य दूसरों से भिन्न करते हैं, और बी है साथियों व्यक्ति के उन पक्षों से है जो उसे किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक समूह में संबंध करते हैं, अथवा जो ऐसे समूहों से व्युत्पन्न होते हैं, और सी है साथियों अपने संदर्भ में व्यक्तित्व के सचेतन अनुभवों, विचारों, चिंतन एवं भावनाओं की समग्रता से है, और डी है साथियों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर हो जाएगा कि आत्म का तात्पर्य क्या है, अपने संदर्भ में व्यक्ति के सचेतन अनुभवों, विचारों, चिंतन एवं भावनाओं की समग्रता से है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न नंबर 3 है साथियों निम्नांकित में कौन सी व्यक्तित्व की विशेषता है। हमें ऑप्शन ए दिया गया है कि इसके अंतर्गत शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक आते हैं, और बी है किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है, और सी है साथियों कि इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतया समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, और डी है साथियों कि उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि उपयुक्त सभी क्या है, सत्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। व्यक्तित्व के विशेषक उपागम की अग्रणी माना जाता, का अग्रणी माना जाता है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों रेमंड कैटल को, और बी है गार्डन अल्फोर्ड को, और सी है दोस्तों H.J. आइसेकन को, और डी है दोस्तों सिगमंड फ्राइड को। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि गार्डन अल्फोर्ड को किसका, व्यक्तित्व के विशेषक उपागम का अग्रणी माना जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 5। प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया था, पावलोव ने दिया था, या स्किनर ने दिया था, या बंडूरा ने दिया था, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की कि प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि बंडूरा ने दिया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 6। तो साथियों प्रश्न है
एक बालिका अपनी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करती है। तो दोस्तों एक बालिका है और वो अपनी परीक्षा के लिए क्या करती है, बहुत मेहनत करती है। उसका यह व्यवहार उसकी डैश डैश का संकेतक है। तो दोस्तों जो बालिका क्या कर रही है, अपनी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत कर रही है, तो उसका यह व्यवहार किसकी ओर संकेत कर रहा है। हमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि तीक्ष्ण संज्ञानात्मक योग्यता का, या उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा का, और सी है साथियों की अधिक व्यस्त कार्यक्रम का, और डी है दोस्तों माता पिता को प्रभावित करने का। तो दोस्तों एक बालिका है और वो अपनी परीक्षा के लिए क्या करती है, बहुत मेहनत करती है। तो उसका यह व्यवहार दोस्तों किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा को प्रदर्शित कर रहा है। तो दोस्तों अभिप्रेरणा भी दो प्रकार की होती है। एक होता है कि जब बच्चा आंतरिक रूप से क्या होता है, अभिप्रेरित होता है, उसके अंदर आंतरिक रूप से क्या है, मोटिवेशन है। और दूसरा होता है दोस्तों कि जब बच्चा क्या है, बाह्य रूप से उससे क्या किया जाता है, अभिप्रेरित किया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों जब बच्चा आंतरिक रूप से क्या होता है, अभिप्रेरित होता है, तो उसे पॉजिटिव माना जाता है या पॉजिटिव अभिप्रेरणा माना जाता है। ठीक है। और जब दोस्तों बच्चे को बाह्य रूप से क्या किया जा रहा है, अभिप्रेरित किया जा रहा है कि माता पिता या शिक्षक के द्वारा कि अगर आप क्या है कक्षा में फर्स्ट आते हो, फर्स्ट डिवीजन आती है आपकी, तो आपके लिए हम साइकिल दिला देंगे, या टीचर क्या है टॉफी देने की बात करती है। ठीक है। तो दोस्तों जब इस प्रकार की बात, पुरस्कार देने की बात की जाती है, तो वो किस में, नेगेटिव अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। ठीक है। और जब बच्चा अपने आप से क्या होता है, अभिप्रेरित होता है, जैसे यहाँ पे बताया गया कि बच्चा क्या है या बालिका क्या कर रही है, अपनी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करती है, तो ये किस प्रकार का व्यवहार है दोस्तों, उसका उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा का। ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दोस्तों जो पुरस्कार है, पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह मुख्य विशेषता किस अधिगम की है। ठीक है। हमें ऑप्शन ए दिया गया है कि व्यवहारवादी, और बी है संज्ञानात्मक, और सी है साथियों मानवतावादी, और डी है वैज्ञानिक। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की कि जो पुरस्कार की अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका है, या ये कौन सी अधिगम की विशेषता है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा कि व्यवहारवादी अधिगम की दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कौन सी, पुरस्कार की। ठीक है। कि अधिगम में क्या है, बच्चे के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है कि अगर आप क्या करते हो, याद कर लेते हो, तो आपको ये वाला एक टॉफी मिलेगी, इस प्रकार से टीचर कर रही है। ठीक है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ है। हमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि कोई भी उद्दीपन प्रस्तुत न करना, और बी है दोस्तों अप्रिय उद्दीपन प्रस्तुत करना, और सी है दंड देना, और डी है दोस्तों अप्रिय उद्दीपन को समाप्त करना। तो दोस्तों हमें नकारात्मक पुनर्बलन बताया गया है। तो दोस्तों नकारात्मक पुनर्बलन के लिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी, अप्रिय उद्दीपन को समाप्त करना ही दोस्तों क्या कहलाता है, नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, अभिक्रमित अधिगम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो हमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि क्षेत्र सिद्धांत, और बी है दोस्तों क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, और सी है दोस्तों गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत, और डी है साथियों शास्त्रीय अनुबंधन। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है। तो दोस्तों आप एक क्या है, मैथ के अध्यापक हो, और आप अपनी कक्षा में क्या करा रहे हो, कुछ प्रश्न करा रहे हो। ठीक है। और बाद में आप क्या कर रहे हो, उसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं की, उसके बाद जो पुस्तक में दूसरे प्रश्न दिए गए हैं, कुछ प्रश्न तो आपने करवा लिए हैं प्रश्नावली के, और उसके बाद आप अन्य प्रश्नों को क्या करा रहे हो, बच्चों को हल करने के लिए दे रहे हो, या इसको इस प्रकार से बताया गया है इसमें कि उसके बाद आप पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहते हैं या आप कहते हो। ठीक है। और इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन कर रहे हैं वो है,
तो दोस्तों निकटता का नियम है, या पुनर्बलन का नियम है, या तत्परता का नियम है, या अभ्यास का नियम है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा कि अभ्यास का नियम। पहले आप एक अध्यापक के रूप में क्या है, बच्चों को कुछ प्रश्न करवाते हो और फिर आप उनको करने के लिए देते हो। तो दोस्तों ये कौन सा नियम हो जाएगा, या आप कौन से नियम का पालन कर रहे हैं बच्चे, तो अभ्यास के नियम का पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 11। तो साथियों प्रश्न है अभिरुचि का अर्थ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारे लिए पहला ऑप्शन दिया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिगम या अधिक व्यस्त करना, अधिक व्यस्त करने की वरीयता। और बी है साथियों कि किसी व्यक्ति की अपेक्षाकृत स्थायी प्रकार की वे विशेषताएं जो उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाती है। और सी है साथियों कि किसी व्यक्ति की कौशलों के अर्जन के लिए अंतर्निहित संभाव्यता। और डी है साथियों पर्यावरण को समझने और स्व विवेक चिंतन करने तथा किसी चुनौती के सामने होने पर उपलब्ध संसाधनों को प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो सीटेट 2021 में जो संशोधित आंसर की आई थी, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को इस प्रश्न का सही उत्तर माना था। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर डी, तो दोस्तों प्रश्न नंबर डी भी क्या है, अपने आप में बहुत कुछ अच्छी बातें बता रहा है। ठीक है, तो ऐसे इस प्रश्न का सही उत्तर तो दोस्तों यूटेट ने किसको माना था, ए को माना था। लेकिन डी भी दोस्तों क्या है, महत्वपूर्ण है और इसमें भी सही बातें बताई जा रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। तो साथियों प्रश्न नंबर 12 है निम्नांकित किस विधि में प्रेक्षणकर्ता व्यक्ति से वार्तालाप करके सूचनाएं एकत्रित करता है। हमें ऑप्शन दिया गया है कि व्यक्ति अध्ययन में, या आत्म प्रतिवेदन में, या साक्षात्कार में, या प्रेक्षण में। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की कि परीक्षणकर्ता, तो दोस्तों परीक्षणकर्ता यहाँ पे किसको बताया जा रहा है कि जो इंटरव्यू लेने वाला है वो क्या करता है, व्यक्ति से वार्तालाप करके सूचना एकत्रित करता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा कि साक्षात्कार विधि में क्या करता है, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो इंटरव्यू देने वाले से क्या करता है दोस्तों, वार्तालाप करके सूचनाएं एकत्रित करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, विकास के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों हमें ऐसे ऑप्शन की पहचान करनी है कि जो विकास के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, हमें पहला ऑप्शन दिया गया है विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो बिल्कुल सही बात है साथियों, यहाँ तक बात बिल्कुल सही है कि विकास क्या है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात विकास गर्भदान से लेकर या प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक की आयु समूह में होता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और बी है साथियों कि विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। तो बिल्कुल ये भी सही बात है। और सी है साथियों कि विकास एक आयामी है। और डी है दोस्तों कि विकास अत्यधिक लचीला या संशोधन योग्य होता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। हमें ए तो दोस्तों ए, बी और डी जो कथन है वो बिल्कुल सही है। लेकिन सी साथियों असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विकास एक आयामी है। तो दोस्तों विकास एक आयामी नहीं होता है, विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है। ठीक है, तो यही क्या है, असत्य है। और हमें प्रश्न में क्या है, असत्य ही पूछा गया था कि कौन सा विकास के संबंध में कथन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। और जब ये सही नहीं है तो दोस्तों यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा ही इस प्रकार से गया था कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो साथियों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 14। तो साथियों प्रश्न है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में
प्रतीकात्मक विचारों का विकास तथा वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है। हमें पहला ऑप्शन दिया गया है संवेदी प्रेरक, और बी है पूर्व संक्रियात्मक, और सी है मूर्त संक्रियात्मक, और डी है साथियों औपचारिक संक्रियात्मक। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला तो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। तो साथियों प्रश्न है, जीवन की वह अवस्था जिसका प्रारंभ यौनारंभ से होता है, जब यौन परिपक्वता या प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है, साधारण तो कहलाती है। बाल्यावस्था कहलाती है, या शैशवावस्था कहलाती है, या प्रौढ़ावस्था कहलाती है, या किशोरावस्था कहलाती है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो साथियों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 16। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 है कि किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है। हमें सत्य कथन की पहचान करनी है कि किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो दोस्तों ए है कि काल्पनिक श्रोता किशोरों का एक विश्वास है। काल्पनिक श्रोता का मतलब दोस्तों बच्चे क्या कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, और आगे बताया जा रहा है कि दूसरे लोग भी उनके प्रति उतने ही ध्यान आकर्षित है जितने कि वे स्वयं हैं। और बी बताया जा रहा है दोस्तों कि किशोरों में अद्यतता का बोध उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि कोई भी व्यक्ति उनको या उनकी अनुभूतियों को नहीं समझता। ठीक है, और सी है साथियों कि व्यक्तिगत दंतकथाएं प्राय किशोरों की डायरी का भाग होती है। और डी है दोस्तों उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों कथन ए भी सही है, और बी भी सही है, और सी भी सही है। तो दोस्तों इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। तो साथियों प्रश्न है एनोरेक्सिया नोर्वेसा है। इस प्रकार का प्रश्न साथियों हमने इससे पहले वाली कक्षा में भी किया था। ठीक है, एनोरेक्सिया नोर्वेसा क्या है। हमें ऑप्शन दिया गया कि निद्रा संबंधी विकार है, या मानसिक विकार है, या आहार ग्रहण करने संबंधी विकार है, या शारीरिक विकार है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कि एनोरेक्सिया नोर्वेसा क्या है, आहार ग्रहण संबंधी विकार है। पिछले बार हमने प्रश्न किया था कि मोटापा है लेकिन फिर भी आप क्या है जैसे पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, इस प्रकार की चीज़ें खाने के लिए आपका मन नहीं मानता है। तो ये कौन सा विकार है, या ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, तो ये आहार ग्रहण संबंधी विकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। तो साथियों प्रश्न है मंद प्रकाश के प्रभावन के बाद तीव्र प्रकाश से समायोजन की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि मंद प्रकाश का मतलब कम प्रकाश। तो जब आप क्या करते हो, कमरे में हो और कमरे के बाद एकदम आप क्या है बाहर जाते हैं और बाहर बहुत तेज धूप है। ठीक है, तो जब आप क्या मंद प्रकाश से तीव्र प्रकाश की ओर जाते हैं, तो इस समायोजन को क्या कहते हैं, पुनर्जनन कहते हैं, या प्रकाश अनुकूलन कहते हैं, या तम व्यनुकूलन कहते हैं, या समतृप्ति कहते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, कि जब हम क्या मंद प्रकाश से तीव्र प्रकाश की ओर जाते हैं तो हमारी आंखें एकदम क्या हो जाती है, बंद सी हो जाती है। और जब हम इसके ठीक विपरीत करते हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा क्या है धूप है, और उसके बाद हम क्या आते हैं कमरे के अंदर आते हैं, तो हम क्या है अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जब हम इस प्रकार का करते हैं कि जब हम कमरे से बाहर जा रहे हैं तो हमारी आंखें एकदम सिकुड़ सी जाती है, बंद सी हो जाती है, और जब हम बाहर से प्रकाश से क्या है अंदर आ रहे हैं, ठीक है, और तो हमारी आंखें एकदम बड़ी बड़ी करनी पड़ती हैं हमें अंदर देखने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार के समायोजन को क्या कहते हैं, तो दोस्तों प्रकाश अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। तो साथियों प्रश्न है इंग्लिश वाले भाइयों को भी दिखना चाहिए है। तो दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है। तो साथियों हमें पहला ऑप्शन दिया गया कि व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन अधिगम
है। और बी है कि अधिगम में सदैव किसी न किसी तरह का अनुभव सम्मिलित रहता है। और सी है साथियों कि अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है। और डी है दोस्तों कि उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। तो साथियों प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हमने बताना है कि औपचारिक जो मूल्यांकन है, एक होता है दोस्तों औपचारिक मूल्यांकन और दूसरा होता है अनौपचारिक मूल्यांकन। ठीक है, तो दोस्तों औपचारिक मूल्यांकन के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं आती है। तो तीन विशेषताएं तो ऐसी होंगी जो औपचारिक मूल्यांकन के अंतर्गत आती है और एक इनमें से ऐसी है जो नहीं आती है। तो दोस्तों हमें पहला ऑप्शन दिया गया कि परिवर्तनशील, ठीक है, और बी है वस्तुनिष्ठ, और सी है साथियों मानकीकृत, और डी है दोस्तों व्यवस्थित। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों औपचारिक मूल्यांकन के अंतर्गत जो नहीं आता है तो परिवर्तनशील नहीं आता है। बाकी ये तीनों के तीनों औपचारिक मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। तो दोस्तों प्रश्न है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत प्रस्तावित किया था। हमें ऑप्शन दिया गया है हावर्ड गार्डनर। तो दोस्तों हावर्ड गार्डनर क्या करते हैं, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था इन्होंने। ठीक है, और बी है दोस्तों रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, और सी है दोस्तों चार्ल्स स्पियरमैन, और डी है दोस्तों लेव वाइगोस्की। तो दोस्तों लेव वाइगोस्की कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत देते हैं। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से दोस्तों अंतःक्रिया। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स स्पियरमैन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। तो साथियों प्रश्न है अनुक्रिया और व्यवस्थापन और चरित्रीकरण किस पक्ष के शैक्षिक उद्देश्यों में सम्मिलित है। हमें पहला ऑप्शन दिया गया है ज्ञानात्मक पक्ष, और बी है भावात्मक पक्ष, और सी है क्रियात्मक पक्ष, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की कि अनुक्रिया और व्यवस्थापन और चरित्रीकरण किस पक्ष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, या ये शैक्षिक उद्देश्यों में सम्मिलित होते हैं, किस में होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भावात्मक पक्ष में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में कौन सी अभिप्रेरणा की विधि नहीं है। ठीक है, हमें पहला ऑप्शन दिया गया पुरस्कार एवं दंड। तो दोस्तों ये भी है, और प्रशंसा एवं निंदा प्रशंसा एवं निंदा। तो दोस्तों ये भी है, और अगला है साथियों नवीनता। तो बिल्कुल ये भी है, और डी है साथियों प्रत्यास्मरण। तो दोस्तों प्रत्यास्मरण ही क्या नहीं है, अभिप्रेरणा की विधि नहीं है। प्रत्यास्मरण का मतलब है दोस्तों रिकॉल का मतलब आप बच्चों को क्या करा रहे हैं, फिर से दोहराने के लिए कह रहे हैं या फिर से याद करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही एक क्या नहीं है, अभिप्रेरणा की विधि नहीं है। तो इसीलिए हमें नहीं पूछा गया था, तो नहीं वाला ही क्या हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। तो साथियों प्रश्न है बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। हमें पहला ऑप्शन दिया गया है स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास। तो बिल्कुल दोस्तों स्वास्थ्य और शारीरिक विकास क्या है, जो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास है या संवेगात्मक विकास है, उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, और बी है दोस्तों पारिवारिक वातावरण एवं आपसी संबंध। दोस्तों ये भी बिल्कुल बच्चे को क्या करता है, बच्चे के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। जब परिवार में क्या नहीं है दोस्तों, माहौल ठीक नहीं है और माता पिता के बीच क्या है, कलेश चल रहा हो, तो दोस्तों उसका सीधा असर बच्चे के संवेगात्मक विकास पर पड़ता है।
और अगर बच्चे के आसपास क्या है, पास पड़ोस में क्या माहौल अच्छा नहीं है या समुदाय या समाज अच्छा नहीं है, तो उसका असर भी सीधा के सीधा किस पर पड़ता है दोस्तों, संवेगात्मक विकास पर पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों ए, बी और सी तीनों के तीनों बातें सही है या तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों प्रश्न है अनुक्रियाजन्य अनुबंधन कहलाता है। हमें पहला ऑप्शन दिया गया है शास्त्रीय अनुबंधन, और बी है दोस्तों सक्रिय अनुबंधन, और सी है समायोजनवाद को, और डी है दोस्तों अनुभवजन्य अधिगम को। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि अनुक्रियाजन्य अनुबंधन किसे कहते हैं या ये किसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों सक्रिय अनुबंधन को हम क्या कहते हैं, अनुक्रिया जन्य अनुबंधन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 26। तो साथियों प्रश्न है आत्मसिद्धि की आवश्यकता संबंधित है। हमें पहला ऑप्शन दिया गया है अंतर्दृष्टि सिद्धांत से, और बी है क्षेत्र सिद्धांत से, और सी है दोस्तों सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत से, और डी है दोस्तों मैस्लो। तो दोस्तों यहाँ मास्लो दिया गया है, मैस्लो के मानवतावादी अधिगम सिद्धांत से। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा कि आत्मसिद्धि। तो दोस्तों जो मैस्लो है, मैस्लो ने आवश्यकताओं के अनुक्रम में कितनी 5 बातें बताई थी। कौन कौन सी बातें हैं दोस्तों, या 5 सिद्धांत दिए थे। तो सबसे पहले है दोस्तों शारीरिक आवश्यकता, और शारीरिक आवश्यकता के अंतर्गत दोस्तों क्या क्या आता है कि सबसे पहले जो मनुष्य है, मनुष्य पहले अपने शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने की सोचता है। और शारीरिक आवश्यकताओं में दोस्तों क्या क्या आता है, जैसे भूख और प्यास। बाद में इज्जत और मान सम्मान या रिश्तेदारी की बात बाद में सोचता है। जब तक उसका पेट में कुछ नहीं है ना, तब तक वो किसके बारे में सोचेगा, सिर्फ और सिर्फ भोजन के बारे में सोचेगा। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों जो दूसरे नंबर का है, तो दूसरे नंबर में जब दोस्तों व्यक्ति का क्या है पेट भर जाता है, तब वो उसके बाद किसकी बात करता है, सुरक्षा की बात करता है कि अब पेट तो भर गया है कि अब मुझे सुरक्षित जगह रहना है, मतलब रहने के लिए एक छत होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा है दोस्तों जब रहने के लिए उसके पास छत हो, तब वो रिश्तों की बात करता है कि अब मुझे क्या है रिश्ते भी चाहिए, मतलब मेरे साथ रहने के लिए कोई साथी चाहिए। ठीक है, या रिश्तेदारी के बारे में भी तभी सोचेगा। और चौथे नंबर पे है साथियों आत्मसम्मान। जब आपके क्या रिश्ते होंगे या आपका परिवार होगा, तब आप आत्मसम्मान की बात करेंगे कि अब हमें क्या चाहिए, आत्मसम्मान चाहिए। ठीक है, और जो दोस्तों पांचवें और अंतिम लेवल है, तो दोस्तों वो है आत्मसिद्धि। ठीक है, और हमें यही पूछा गया था। तो ये मैस्लो का जो आवश्यकता का अनुक्रम है, उसकी ये अंतिम स्टेज है, और इस अंतिम स्टेज तक दोस्तों बहुत कम या 1% लोग ही पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और कभी कभी आपको ये नीचे वाला ही पूछा जाएगा कि जो मैस्लो है, मैस्लो के आवश्यकता का जो अनुक्रम का सिद्धांत है, उसमें उन्होंने पहली स्टेज कौन सी बताई है। तो दोस्तों पहली कौन सी है, शारीरिक आवश्यकताएं। और शारीरिक आवश्यकताओं में दोस्तों क्या आता है, भूख और प्यास आता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद भी कर रहा हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 27, संवेदी स्मृति कहते हैं। हमें ऑप्शन दिया गया है तात्कालिक स्मृति को, और बी है अल्पकालिक स्मृति को, और सी है दोस्तों दीर्घकालिक स्मृति को, और डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि तात्कालिक स्मृति को क्या कहते हैं दोस्तों, संवेदी स्मृति कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 28।
तो दोस्तों प्रश्न है कि निम्नांकित कौन सा कथन सृजनात्मकता तथा बुद्धि के संदर्भ में सत्य है। तो दोस्तों हमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि सृजनात्मकता व बुद्धि के बीच सकारात्मक संबंध है, तो बिल्कुल सही बात है। और बी है दोस्तों कि बुद्धिमान हो जाना यह सुनिश्चित नहीं करता कि व्यक्ति सृजनशील भी होगा। दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है तो फिर बुद्धिमान होने के बाद ये सुनिश्चित नहीं कर सकते हम कि वो क्या है, सृजनशील भी है। ठीक है, कि उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसका लेवल भी उच्च है। तो हम ये क्या है, ये उसका प्रमाण नहीं है बुद्धिमान होने का। ठीक है, तो अगर व्यक्ति क्या है बुद्धिमान है तो ये जरूरी नहीं है कि वो क्रिएटिविटी भी उसके अंदर क्या है, उच्च लेवल की हो या हाई क्वालिटी की हो। ठीक है, और दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है कि सृजनात्मक परीक्षणों में अपसारी चिंतन का उपयोग होता है। बिल्कुल सही बात है। और जबकि बुद्धि परीक्षणों में अभिसारी चिंतन का उपयोग होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं अपसारी चिंतन, तो दोस्तों अपसारी चिंतन में क्या करता है, व्यक्ति एक ही बात को या एक ही बात या एक ही समस्या के अलग अलग तरीके से हल निकाल सकता है। ये किस में होता है साथियों, या तर्क निकाल सकता है, ये अपसारी चिंतन में होता है। और अभिसारी चिंतन में दोस्तों क्या होता है कि हम क्या है, समस्या को सिर्फ एक ही तरीके से सोच पा रहे हैं। बात समझ में आई। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि पहला, दूसरा और तीसरे जो ये हमें कथन दिए गए हैं ये तीनों के तीनों दोस्तों क्या है, सही है। और जब तीनों के तीनों सही है तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न है कि चेतना का वो स्तर जो अचेतन मूल प्रवृत्तक और वांछिक अंतर्नोदों का भंडार होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, अचेतन या पूर्व चेतन या चेतन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अंतिम प्रश्न को करने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और साथ में आपको एक कमेंट करके बताना है कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है, और साथ में आपको अपना स्कोर भी बताना है कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, और एक काम और करना है कि आपको इस क्लास को अपने उन सभी साथियों तक शेयर करना है जिनका इस बार यूटेट का पेपर हो। ठीक है, तो दोस्तों 2 काम करना है, एक आपको कमेंट करना है और वीडियो को लाइक भी करना है, और साथ में तीसरा काम ये है कि आपको ये क्लास अपने उन सभी साथियों तक शेयर करनी है जिनका इस बार यूटेट का पेपर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के लिए अंतिम प्रश्न। तो अंतिम प्रश्न है, वह रक्षा युक्ति जिसमें दुश्चिंता उत्पन्न करने वाले व्यवहार और विचार पूरी तरह चेतना के स्तर से विलुप्त कर दिए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों अस्वीकरण है, और अगला है दोस्तों दमन और प्रेक्षण या युक्तिकरण। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों ये थी आज की क्लास। आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपका स्कोर कितना आया और आपको ये क्लास कैसी लगी। और साथ में दोस्तों एक काम आपने ज़रूर करना है कि आपको अपने उन सभी साथियों तक इस क्लास को शेयर करना है जिसका भी इस बार यूटेट का पेपर हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।